नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आपके लिए ओल्ड पेपर है जो कि आपका एसएसटी का है, यानी कि आप सोशल साइंस बोल सकते हो या सामाजिक विज्ञान इसको बोल सकते हो। आपको पता है कि आपका 2 घंटे 45 मिनट का आपका पेपर होने वाला है और जो ये पेपर होगा ये मैं आप सभी छात्रों को बता रहा हूँ। आपको पता है कि यहाँ पर 18 जो मार्क्स है वैसे दे रखे हैं और जो आपके 20 मार्क्स है वो आपके भेजे जाएंगे 17 अंक के। तो वो चीज़ आप सभी को पता है। और बाकी जो आपका पेपर होने वाला है सोशल साइंस का वो भी 25 मार्च को होने वाला है। तो 25 मार्च के लिए आज का ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। 25 मार्च से पहले आपको इस पेपर को देख लेना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है क्योंकि कुछ इस प्रकार से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो विद सॉल्यूशन आप सभी छात्रों को बताने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, साथ में आपको आंसर भी मैं बताते हुए चलूंगा। तो एक बार आप इसको मतलब कि जो आंसर है उसका नोटबुक में अलग से आंसर लिस्ट बना लेना या आप यहीं से देख लेना, इनको याद रख लेना या वीडियो को पॉज करके याद कर लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा स ऑप्शन, यानी कि जर्मनी का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है। किसका प्रतीक होती है उगते हुए सूरज की किरणें? वो होती है एक नए युग का सूत्रपात रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, कि निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वो किया गया है वी.एस. नायपाल को। किसको? वी.एस. नायपाल को। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि झूम खेती क्या है। झूम खेती क्या है वो आप सभी छात्रों को भली बात से पता होगी। झूम खेती एक स्थानांतरित कृषि होती है जो कि एक स्थान पर करके वहां से फसल काट के फिर दूसरे स्थान पर की जाती है, जिसमें कि जंगलों को जला दिया जाता है और उनकी जो राख बचती है उसी में बीजों को फेंक दिया जाता है या बो दिया जाता है। तो उसी को झूम खेती कहते हैं, जो कि आदिवासी लोग करते हैं, भील जाति के लोग। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, सरकार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। आप सभी को पता है, एक बार बताइए, आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये बनाया गया है स ऑप्शन, यानी कि नर्मदा नदी पर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, रबी फसलों का युग में क्या कहलाता है। ठीक है, रबी फसलों का युग में गेहूं और जौ, और एक तो आपकी रबी की होती है और एक होती है आपकी खरीफ की। ठीक है, खरीफ की में आपका बाजरा आ जाता है। ठीक है, बाजरा आपका आ जाता है खरीफ की फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का, कि बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है। बेल्जियम की जो राजधानी है उसका नेम है ब्रुसेलस। ब्रुसेलस इसका नेम है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है। तो कौन सा है वो आपको बताना है। तो 8वें का आपका आंसर होगा, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस सूची में नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर का, कि बॉम्ब सेप यानी कि बॉम्ब सेप संगठन का संबंध है, किससे संबंध है। वो है सरकारी कर्मचारियों से। 10वां क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है, कौन सी संस्था है। वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 11वां क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित जो व्यवसाय है उसका नाम आपको बताना है, वो है आपका उद्योग। बाकी ये अलग से है, बैंकिंग, भंडारण सेवा और संचार सेवा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उद्योग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है। विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है, कौन सा देश है वो। तो वो आपको यहाँ पर बताना है, वो आपका कौन सा होगा। वो आपका होगा 12वें का आंसर होगा ब, यानी कि चीन। बिल्कुल विनिर्माण का, यानी कि सस्ती चीज़ें यहीं से आपको एक तरीके से ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2nd नंबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय। इसका राइट आंसर होगा बहुराष्ट्रीय। सेकंड क्वेश्चन है, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है उन्हें कहते हैं जैव संसाधन या जैव संसाधन कहलाते हैं या जैव कहलाते हैं। ठीक है,
थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। जैसे कि आस्था, जैसे कोई मुमडन है या कोई हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है या कोई सिख है, तो इनके आधार पर मतलब कि इनका जो धर्म है इनमें भेदभाव नहीं करता, वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का कि किसी देश की आय उस देश के सभी नागरिकों की आय है, यानी किसी भी देश की जो आय है वो उस देश के सभी जो नागरिक है, जो लोग उस देश में निवास करते हैं, उनकी आय है। ठीक है, नागरिकों की आय है, राइट आंसर नागरिक। पांचवा क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र को सेवा भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा सेवा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार व यातायात में तीव्र उन्नति में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, तो यहाँ का राइट आंसर होगा संचार या मतलब कि यातायात। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है कि जी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई थी? क्यों लगाई गई थी? ये लगाई गई थी कि राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत की जा सके। ठीक है, इसको लेकर यहाँ पर लगाई गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था? वो थी, एक बीमारी होती है जो कि पशुओं में पाई जाती है, इसको जिसको बोलते हैं रिंकर पेस्ट। ठीक है, रिंकर पेस्ट, आप चाहो तो उसको लिख लेना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? वो किया गया था यूएसए में। यूएसए में आप समझ सकते हो अमेरिका, यानी अमेरिका बोल सकते हो या उसको आप यूएसए बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों से प्राप्त होने वाली दो वस्तुओं के नाम। आपको काफ़ी चीज़ें पता होगी, जैसे वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, चंदन हो गया, लकड़ी में आ जाएगा, फल फ्रूट हो गए, जैसे काफ़ी फल वगैरह भी आपको वनों से प्राप्त होते हैं। उसी के साथ में उपजाऊ मिट्टी वहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, अपन फसल वगैरह कर सकते हो, जड़ी बूटी वगैरह यहाँ से प्राप्त होती है। वनों से तो काफ़ी चीज़ें प्राप्त होती है। टाका क्या है? देखिए, टाका मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। टाका क्या होता है? देखो, टाका एक तरीके का जो एक गड्ढा होता है जिसमें कि वर्षा के जो जल होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, जिसको कि बाद में रीयूज में लिया जाए। जैसे कि वर्षा ऋतु रहती है जिसको अपन बोलते हैं चौमासा, वैसे हिंदी में इसको चौमासा बोलते हैं। अपनी भाषा में, राजस्थान के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि चौमासा बोलते हैं। चौमासा में बारिश होती है, बारिश की वजह से इस पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। जिस प्रकार से जोहड़ में और जोहड़ हो गया, बांध हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें रहती है, डैम हो गया, उन चीज़ों में जैसे पानी को इकट्ठा किया जाता है, इसी प्रकार से टाका में भी पानी को इकट्ठा किया जाता है, जिसको बाद में यूज में ले लिया जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम आपको बताना है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कपास हो गया या जूट हो गया। 7वां क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? कब बना था? ये बना था 1948 में। किसमें? 1948 में। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? अब काफ़ी छात्र यहाँ पर 21 भाषा बोलेंगे, लेकिन आपको हिंदी को नहीं भूलना है। 21 + 1 यानी कि एक भाषा आपकी हिंदी है, तो टोटल आपकी 22 भाषा होंगी। कितनी भाषा? 22 भाषा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, वो है कि किसी आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई एक उदाहरण दीजिए। कि किसी जो आंदोलन रहता है उसको राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई एक उदाहरण आपको देना है। जैसे कि अभी फिलहाल आपके हमारे इंडिया में ही, आपके मतलब कि भारत देश में ही असम विद्यार्थियों का आंदोलन हुआ था, जो कि बाद में असम गण परिषद में बदल गया था। ठीक है, असम के जो विद्यार्थी थे उन्होंने आंदोलन किया था और उसको ही बदल कर, कुछ राजनेताओं ने बदल कर उसको असम गण परिषद में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास से आप क्या समझते हो? धारणीय विकास का मतलब होता है कि संसाधनों का इस प्रकार से यूज करना कि उनसे अब की और फ्यूचर की दोनों की पूर्ति हो सके। बिल्कुल सही बात है। धारणीय विकास वो होता है कि ऐसे संसाधन, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी फिलहाल पेट्रोल चल रहा है, तो पेट्रोल का इस प्रकार से यूज करना आपको कि अभी भी चल जाए और आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी पेट्रोल मिल जाए। लेकिन अभी मतलब कि अभी फिलहाल वर्तमान में जो किल्लतें चल रही है, किल्लतों को देखते हुए मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको फ्यूचर तक पेट्रोल की बच पाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक
जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें वगैरह है वो चल चुकी हैं, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा वगैरह चल चुके हैं, टेम्पू वगैरह चल चुके हैं, अब तो कार भी सीएनजी से चल रही है। तो धारणीय विकास मेरी नज़र में होना चाहिए। मतलब कि 11वें नंबर का क्वेश्चन है, आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है? कहाँ नियोजित है आपके अनुसार? ठीक है, वो है प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है। 12वां क्वेश्चन है, रैन बक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है? वो करती है वो दवा का उत्पादन करती है। रैन बक्सी कंपनी दवा का उत्पादन करती है। अब यहाँ पर आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद आपको पता होगा कि ऐसी विचारधारा को कहते हैं या ऐसी विचारधारा के लोग जिनमें नई विचारधारा के बारे में नहीं सोचा जाता, पुरानी विचारधारा के हिसाब से ही वो जीते हैं, वो रूढ़िवाद होता है। यानी कि जो भी जैसे अभी फिलहाल कोई न्यू जनरेशन का स्टूडेंट है और अभी भी उसके जो ख्यालात है वो पुराने ज़माने के हैं, तो उसको रूढ़िवाद बोल सकते हो आप। ठीक है, रूढ़िवाद बोल सकते हो उस स्टूडेंट को, चिढ़ाना नहीं है, ध्यान रखना ये चीज़। 5 नंबर का क्वेश्चन है, खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे? देखिए, इनकी कुछ कारणें थी। एक तो ये था कि आर्थिक समस्या थी, प्राकृतिक समस्या हो गई थी और बीमारी वगैरह हो गई थी, और साथ में अंग्रेजों के द्वारा जो कर था, जो लगान था, वो बढ़ा दिया गया था। तो इसके साथ में जो महात्मा गांधी थे वो एक तरीके से इस खेड़ा जिले के किसानों के साथ में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आयात शुल्क क्या है? आपको पता है, एक तो आयात होता है और एक निर्यात होता है। तो निर्यात का मतलब तो होता है बेचना, जैसे कि अपन ने कुछ सामान है, जैसे अपने पास गेहूं, आपको पता है गेहूं और चावल भारत में ज़्यादा होता है, तो गेहूं जैसे अमेरिका को अपन ने निर्यात कर दिया। तो निर्यात तो होता है बेचना और आयात होता है लेना। यानी कि अगर अपन कहीं से ले रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको आयात शुल्क कहते हैं। आयात जैसे अपन अमेरिका से कुछ चीज़ ले रहे हैं, जैसे अपन मान लीजिए अपने पास कुछ चीज़ों की कमी पड़ गई है इंडिया में, जैसे कोई हेलीकॉप्टर मान लीजिए, या कोई बड़ी मशीन मान लीजिए, कोई जैसे फाइटर प्लेन मान लीजिए, जब उसको लेते हैं तो उसके साथ में आयात शुल्क भी इंटरनेशनल के द्वारा लगा दिया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल कंपनीज रहती है। समुदाय द्वारा वन संरक्षण को संक्षिप्त में आपको समझाना है। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आपको संक्षिप्त में समझाना है, जो कि आप सभी छात्र समझ भी सकते हो इस चीज़ को। ये क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कि भारत के जल संसाधन मंत्री के रूप में यदि आपको एक नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने को कहा जाए तो आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? देखो, फर्स्ट में तो मैं रखूंगा प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको लेकर ध्यान में रखेंगे। सेकंड हो सकता है कि जनता का कम से कम विस्थापन हो, यानी विस्थापन का समझ रहे हो, मतलब कि विस्थापन ये है कि वहाँ से लोग उठकर शहरों में ना जाए या दूसरे गांव में ना जाए, तो इसी को बोलते हैं विस्थापन। ये यानी कि वो लोग वहीं पर निवास करें, कुछ कारणों की वजह से वो दूसरी जगह ना जाएं। ठीक है, और जो प्राकृतिक बहाव है उसको ना रोके, प्राकृतिक बहाव बहते रहना चाहिए। अब देखो, काफ़ी बार क्या होता है, जो नदी वगैरह रहती है, नदियों पानी को रोक दिया जाता है, तो वो नदी बांध बन जाता है या डैम बन जाता है, तो वो इतना विकराल रूप ले लेता है। जब वो टूटता है तो वो कई गाँवों को बहा ले जाता है। तो उससे एक तरीके से जो देश की आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर भी उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि बात वही है कि मकान टूटेंगे, घर बिछड़ेंगे, तो लोगों को परेशानी भी होगी और साथ में इसमें पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, राहत कोर्स में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे वहाँ के जो जंगल है उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए। अब देखो, कार्बनिक कृषि का आपको मैं बता देता हूँ। कार्बनिक कृषि ऐसी कृषि होती है जिसमें किसी भी केमिकल, अब देखो केमिकल हो गया या रसायन हो गया, रसायन में आप जैसे देख सकते हो यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, श्रीराम, ये जैसे जो भी रहता है इसको अपन बोल सकते हैं। जैसे कि एक तो काला खाद आता है और एक आपका आता है जैसे डीएपी आता है जो कि काला खाद आता है, और यूरिया आपका आता है जो सफ़ेद खाद आता है। तो इन खाद की बिना ही, यानी कि कार्बनिक खेती में आपको समझा रहा हूँ कि इन खाद के बिना ही खेती को मतलब कि मजबूत करना और वह मतलब कि खेती करना, इन मतलब कि भारी जो खाद रहते हैं
इनके बजाय आप जैसे गोबर का यूज कर सकते हो, जो कि अपने जो पशु है उनका गोबर का यूज करके जो खेती की जाती है उसको कार्बनिक कृषि कहा जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में। और काफ़ी जैसे प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका उपयोग किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था है, उसको आपको संक्षेप में समझाना है। ठीक है, तो इसको आपको मैं बताता हूं। ठीक है, अब देखो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे को, ये देखो ये एक तरीके से सरकार के तीनों अंग रहते हैं और ये एक दूसरे को एक तरीके से प्रतिपादित करते हैं या एक तरीके से फोर्स करते हैं काम करने को लेकर, तो इसी को नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था आप कह सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी बात यहाँ पर अपन करते हैं कि संघीय व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं हैं, उनको आपको स्पष्ट करना है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दो विशेषताएं भी बता देता हूँ, उसके बाद में जो 12वां क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो संघीय व्यवस्था की जो दो विशेषताएं हैं उसमें एक तो आ जाता है कि राज्यों व स्थानीय निकायों को स्वायत्तता प्रदान करते हैं, और साथ ही में जैसे जो लिखित संविधान है तो, और साथ में लिखित संविधान होता है इसमें। ठीक है, निकायों का राज्य व स्थानीय निकायों का स्वायत्तता होती है और साथ में लिखित इसमें संविधान होता है। अब 12वां क्वेश्चन देख सकते हो, आपके मतानुसार वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर होता है? अब देखो वर्ग विशेष का मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा, और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर होता है। अब देखो इसका तो सीधा सी मतलब है कि वर्ग विशेष की कुछ ऐसे विशेष वर्ग के लोग जो हमेशा समाज के बारे में ना सोचे। अब देखो क्या है, भारत में आपको जातियों के बारे में पता होगा। अब जैसे कोई जाट हो गया, गुर्जर हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, और इसी के साथ में काफ़ी जैसे जाट रहती है, यादव हो गया। तो जैसे कि आप मान लीजिए यादव मान लीजिए, वैसे मैं आपको समझाने के तौर पर बता रहा हूँ, आप इसको पर्सनली मत लेना। जैसे ये यादव मान लीजिए, और यादव जो वर्ग है इसके कुछ विशेष लोग हैं, और हमेशा कुछ भी जैसे सरकार से कुछ सुविधा आती है तो वो हमेशा जो यादव कुल के जो व्यक्ति है या औरतें हैं, बच्चे, उनके बारे में ही सोचते हैं। वो जो दूसरी जाति के लोग हैं जैसे गुर्जर हो, जैसे मीणा हो, जैसे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, इनके बारे में नहीं सोचते, तो उनको तो एक वर्ग विशेष बोल सकते हो। और जो जन सामान्य रहता है, जन सामान्य का मतलब ये है कि ऐसा बंदा, यानी कि अगर वो कोई सरपंच है, किसी गाँव का सरपंच है, तो ऐसा बंदा कि उस गांव में चाहे सातों जात, वैसे बोला जाता है कि अपने राजस्थान में की सातों जात जिनके बारे में सोच सके वो और सभी का ही हित कर सके, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गैर नवीकरणीय साधन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इससे क्या समझते हैं? गैर देखो गैर नवीनकरणीय साधन से आप मतलब समझ रहे होंगे, एक तो नवीनकरणीय होता है यानी कि ऐसे संसाधन जिनको अपन बार बार बना सकते हैं, यानी कि कभी भी उनकी जरूरत पड़ती है तो उनको हम बना सकते हैं। और ऐसे जो गैर नवीनीकरणीय संसाधन होते हैं कि ऐसे संसाधन जिनका यूज काफ़ी सालों से हो रहा है और उनको हम दोबारा से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उनको गैर नवीनीकरणीय बोलते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है,
कोयला हो गया, अब कोयला धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वैसे अगर अपन इसको बनाने में बैठे तो इतना नहीं बन पाएगा जितना अपन जमीन से निकालते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल को अपन नहीं बना सकते, पेट्रोल को नहीं बना सकते क्योंकि पेट्रोल के कुएं निकलते हैं और कुएं से जो तेल आता है उसको छाना जाता है, जो अच्छा रहता है उसको हवाई जहाज़ों में, उससे जो नीचे रहता है वो पेट्रोल रहता है, जो कि अच्छी लग्जरियस जो गाड़ियाँ रहती है उनमें डाला जाता है। तो इसको गैर नवीनीकरणीय साधन बोल सकते हो, जैसे कोयला हो गया, जिनका एक बार यूज करने के बाद में दोबारा से नहीं हो पाएगा, ये काफ़ी सालों से चलते हुए आ रहे हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र की कोई दो गतिविधियों को उदाहरण देकर आप सभी को समझाना है, जो कि यहाँ पर मैं आप सभी को समझाता हूँ। ठीक है, हाँ, एक तो देखो प्राथमिक क्षेत्र की दो गतिविधियां हैं, जैसे एक तो इसमें जैसे कृषि आ गया, कृषि में आप कुछ भी कर सकते हो, और साथ में जैसे मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया। ठीक है, और ये मतलब कि इसमें कृषि में आप बोल सकते हो कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया। स्वयं सहायता समूह के कोई दो लाभ लिखिए, यानी कि स्वयं जो सहायता समूह रहता है इसका आपको लाभ लिखना है, क्या लाभ होता है इसका। एक तो देखो इसका फर्स्ट तो मैं बता देता हूँ कि समाज के भिन्न वर्गों को लाभ हो इससे, और साथ ही में जो अनौपचारिक क्षेत्र के जो के संस्थानों से जो शोषित नहीं है, शोषित नहीं होना पड़ता। ठीक है, एक इसका अनौपचारिक क्षेत्र के संस्थानों से शोषित नहीं होना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती है, कैसे कार्य करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये आपको भी पता होना चाहिए, इसको आपको समझाना है। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां रहती है वो किस प्रकार से काम करती है, तो चलिए आप सभी को मैं बताता हूँ। तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां रहती है वो घरेलू कंपनी को खरीद कर उसके साथ मिलकर, उसके माल खरीद कर, उसका ब्रांड बनाकर एक तरीके से कार्य करती है। ठीक है, यानी जो घरेलू कंपनियां रहती है उसको खरीद कर साथ में ब्रांड बनाकर उसका मतलब कि कार्य करती है, उन्हें ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ठीक है, अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या होता है, अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या होता है, ये वैसे आपको नोटबुक में मिल जाएगा, और यहाँ पर भी मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। इसके अनुसार क्षेत्र सीमा या लोगों का एक होने की भावना, और ये आप अपनी बुक में जाकर देख लेना। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एक बार आप इनको खुद से देख लेना। इसके बाद में मृदा अपरदन आप समझ रहे हो, इसके कारण व संरक्षण के उपाय लिखिए। मृदा अपरदन क्या होता है, जैसे मृदा का जो अपरदन रहता है, यानी कि जैसे काफ़ी क्या होता है, जैसे जंगल रहते हैं जहाँ पर जो मृदा रहती है, जैसे पानी की वजह से वहाँ पर माटी का कटाव होता है, और वो माटी वहाँ से उठकर कई नदी के साथ में, पानी के साथ में बह जाती है, तो इस मृदा अपरदन को रोकना चाहिए। तो मृदा अपरदन को रोकने का कारण मतलब कि एक तरीके से संरक्षण के उपाय क्या है, फर्स्ट में तो ये है कि हमें सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए। ठीक है, सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए, जिससे कि एक डोल बना देनी चाहिए, जैसे सीढ़ी मतलब कि खेत है, खेत के चारों तरफ बाउंड्री बना देनी चाहिए, जिससे कि वो खेत की मिट्टी खेत में रहे। ठीक है, दूसरा जंगलों में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्षों की जो जड़ रहती है, जड़ों की वजह से जो मृदा है उसका अपरदन बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं आपको लिखनी है, जैसे मताधिकार एकीकरण हो गया, स्वतंत्रता हो गई, और समापिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण वो होता है नवीनीकरण। वो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था ना कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय प्रकार से, दो प्रकार से होता है, और ये दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, समापिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। ठीक है, ठीक है, और ये बाढ़ उड़ का आना, ये सब कुछ इसमें रहता है मृदा अपरदन में, और पेड़ उड़ लगा के अधिक ज़्यादा वर्ष लगा के आप मृदा अपरदन को आराम से रोक सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो तो सामाजिक विभाजन के 3 आयामों की विवेचना कीजिए, और साथ में लास्ट क्वेश्चन है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति और बैंकों से आप कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है, किन्हीं 3 का उल्लेख करिए। ये आप अपनी नोटबुक से देख लेना। ठीक है, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं,
क्या आप इस कथन से सहमत है? ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक से देख लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में धर्मनिरपेक्ष, ये काफी क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से देख लेना, ठीक है। ये आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्ज करना है, ये ध्यान में रखना। प्रश्न का उत्तर दिए, और जैसे अजमेर हो गया, राजस्थान में है, गया है, दुर्ग है, नेल्लोर है, ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो ये आपका पेपर था जो कि सामाजिक विज्ञान का था। बाकी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए दबा के। महाकाल के फैन हो तो दासू सर की तरह लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी टाइम भी लगाया, काफ़ी मेहनत लगी है आपके लिए आंसर निकालने में, तो इसलिए मेहनत को थोड़ा बहुत तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।